सो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स वाले थोड़े, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए आप। समझ में आ रहा है आप लोग को? सर फोर्थ ऑप्शन है आंसर। देखिए कैसे है कि इफ f is the force acting on a particle having position vector r and tau be the torque of the force about the origin, तो मान लीजिए ये डायरेक्शन है r वेक्टर का, ये डायरेक्शन है f वेक्टर का। हम लोग को पता है कि r क्रॉस f हमारा ये होता है, तो इसको या तो ऐसे कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये r वेक्टर और ये f वेक्टर है, हमें पता है r क्रॉस f, तो राइट हैंड थंब रूल से देखो तो r क्रॉस f करोगे तो अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर। तो ये r और f मान लो अगर आपस में परपेंडिकुलर है, राइट, नहीं भी परपेंडिकुलर है तो जो भी r क्रॉस f अगर करोगे तो दैट विल बी, so this will be in a direction which is perpendicular to, so torque is basically perpendicular to both r and f. So torque is perpendicular to both r and f, दोनों से परपेंडिकुलर है। तो अगर r और f दोनों से परपेंडिकुलर है टॉर्क, तो r डॉट t, जब टॉर्क से तुम डॉट प्रोडक्ट निकालो, डॉट प्रोडक्ट cos 90 होता है ना, cos थीटा होता है r, मतलब a डॉट b अगर तुम करोगे वो क्या है, ए बी cos थीटा। तो इनके बीच में जो एंगल होगा उसका cos निकालोगे तो r और टॉ के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो cos 90 जीरो होता है, तो इसीलिए ये जीरो होगा। उसी तरह f और टॉ दे आर परपेंडिकुलर, फोर्स और टॉर्क, और उनके बीच में एंगल भी 90 डिग्री है। तो देखो फोर्स और टॉर्क के बीच में एंगल 90 डिग्री और r और टॉर्क के बीच में भी एंगल 90 डिग्री, इसीलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो सिंस r and position vector and torque both are perpendicular, so r dot tau is equal to 0 होगा। उसी तरह f dot tau भी 0 हो जाएगा, since f is perpendicular to, क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Sir, third option. थर्ड ऑप्शन है, सही है. सो अगर यहाँ पे देखो थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, तो एक रिंग है, इसका मास m है और रेडियस r है. ठीक है. अब कह रहा है is rotating in a horizontal plane about an axis vertical to its plane. तो इस एक्सिस के अबाउट मान लो ए बी एक एक्सिस है, right? इसके अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं. ठीक है. with a constant angular velocity omega, right? If two objects each of mass m be gently attached to the opposite ends of a diameter of the ring, तो ये इनिशियल है. फाइनल वाले में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस रिंग के दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशंस पे दो मास और अटैच कर देते हैं. इसका मास m, इसका मास m, इसका कैपिटल M और इसके अबाउट इसको. अब हम लोग को निकालना है द रिंग विल देन रोटेट विद एन एंगुलर वेलोसिटी. मान लो ओमेगा डैश इसका अब नया एंगुलर वेलोसिटी है, राइट? तो इसका एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछे. तो अब हमें पता है कि बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क इस पे 0 है, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम total initial angular momentum is equal to total final angular momentum. ठीक है. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये इसका मान लो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस इज I1 और बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका I2 हो गया, क्योंकि ये दो मास अलग से अटैच हो गया. तो I1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा डैश होगा ना बच्चों. अब I1 जो हम लोग निकालेंगे, एक रिंग के वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr स्क्वायर होता है. सो दिस इज mr स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, जो दूसरे वाला सिस्टम है उसका रिंग के वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर प्लस स्मॉल mr स्क्वायर प्लस स्मॉल mr स्क्वायर. इस पार्टिकल और इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो m इंटू वॉट एवर डिस्टेंस जो है वैसे निकाल लेते हैं. तो ये जैसे हम लोग समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर निकालते थे डिस्क्रीट पार्टिकल्स का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इंटू ओमेगा डैश. सो दिस विल बी mr स्क्वायर ओमेगा is equal to mr square plus 2mr square into omega dash. अब अगर हमें ओमेगा डैश निकालना है, सो दिस इज m कैपिटल M r स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल m इंटू r स्क्वायर कट गया. ओमेगा डैश इज इक्वल टू m ओमेगा बाय m प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए.
आया बच्चों? So first option. फर्स्ट ऑप्शन बहुत अच्छा नंदिनी भाई, बाकी लोग भी ट्राई करो। तुम लोग क्या, सिद्धांत और कृति और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग देखो, सब लोग जवाब दो, है ना। सरीना और दिव्यांशी, आप लोग सब लोग कोशिश कीजिए। कह रहा है इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस। द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स जीरो एट, कब जीरो होगा वो हम लोग को निकालना है। तो देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो दे रखा है, एंगुलर पोजीशन जो दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 2t cube minus 6t square. Angular velocity is d theta upon dt. So this will be equal, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6t स्क्वायर माइनस 12t हो जाएगा। t क्यूब को करोगे 3t स्क्वायर हो गया, 3t स्क्वायर इंटू 2 6t स्क्वायर, और t स्क्वायर का 2t होता है तो 2t इंटू 6 12t। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा तो 2t इंटू 6 12t हो गया, और माइनस 12t, टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 12 हो जाएगा। ठीक है, सो ये अल्फा निकल गया हम लोगों को पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा होता है। तो भाई अगर अल्फा हम लोग को क्या निकालना है, टॉर्क ऑन द व्हील बिकम जीरो व्हेन, तो आई इंटू अल्फा जीरो कब होगा, जब अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो गया। अल्फा इज इक्वल टू जीरो, that means 12t minus 12 is equal to 0. So t is equal to 12 upon 12, which is equal to 1 second. क्लियर है? तो ऑप्शन 1 है इसका आंसर। क्लियर है? लिख लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
ये तो सिंपल है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से डायरेक्टली बन जाएगा। So second option. सेकेंड ऑप्शन कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। तो हमारे पास एक रॉड है, इसका मास m है और लेंथ l है, राइट। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज आई नॉट। तो मिड पॉइंट से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट है। आपको कह रहा है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। एक एंड के अक्रॉस अगर इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को निकालना है आई, तो ये कितना होगा? तो ये देखिए, ये यहां पर से ये जो डिस्टेंस है ये l/2 है, राइट। ये डिस्टेंस l/2 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है। दिस इज इक्वल टू आई नॉट प्लस मास m इंटू l/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग इसको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट पता है और अगर उसको d डिस्टेंस से शिफ्ट कर रहे हैं तो प्लस ऑफ md स्क्वायर हो जाएगा। I naught plus md square if you are shifting it by a distance d. Here we are shifting it by a distance l/2. So I naught plus m times l/2 का whole square is I. So I is equal to I naught plus ml square upon 4 होगा, right? So यही चीज इसका आंसर हो गया। This is the answer. हो गया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एचसी वर्मा में भी किया था। याद है ना, हम लोगों ने नीचे की तरफ खींचा था तो वो इसका रेडियस कम हो गया था। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया था हम लोगों ने वहां पे, क्या कंजर्व किया था यहाँ पे? बताओ बच्चों, क्या कंजर्वेशन करेंगे यहाँ पे, किस चीज को कंजर्व करेंगे?
Sir, angular momentum. सही है, एंगुलर मोमेंटम कीजिए। हाँ, Fourth option. फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट आंसर। सर मेरा भी फोर्थ ऑप्शन आया है। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, स्मॉल मास attached to the spring rotates on a frictionless table as shown. If the tension in the string is increased by pulling the string, causing the radius of the circular motion of to decrease by a factor of 2. मतलब पहले r था, बाद में रेडियस क्या हो गया, r/2 हो गया, राइट। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास विल बी, कैसे होता है, तो हम लोग बेसिकली पहले तो बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि टेंशन फोर्स जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा है, तो बाय कंजर्वेशन, so by conservation of angular momentum, we have initially क्या है, mvr, मान लो इनिशियल वेलोसिटी इसका v1 है ना, mv1 इंटू आर इज इक्वल टू, फाइनली कितना हो जाएगा, m इंटू v2 इंटू r/2। तो m और r कैंसिल हो गया, m और r कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी v2 क्या हो जाएगा, 2v1 हो गया। वेलोसिटी v2 2v1 हो गया। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना है, हाफ mv1 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हाफ mv2 स्क्वायर। सो दिस इज हाफ m इंटू 2v1 का स्क्वायर हो गया। सो हाफ इंटू m इंटू 4 टाइम्स v1 स्क्वायर, 4 को बाहर ले लेंगे, सो दिस इज हाफ m v1 स्क्वायर, that is 4 times initial kinetic energy. Final kinetic energy is 4 times initial kinetic energy, so increases by a factor of 4 हो गया। लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए।
सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है? ABC is an equilateral triangle with O as its center. F1, F2, F3 represent three forces acting alongside AB, BC and तो एक फोर्स देखो ये लग रहा है AB के अबाउट, दूसरा फोर्स BC के अबाउट F2 और तीसरा फोर्स इसके अबाउट F3। अब देखो यहाँ पर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखोगे, वो क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल का सेंटर है, मतलब कि सरकम सेंटर या जो भी इन सेंटर सेंट्रोइड सब बराबर ही होता है इसमें। तो ये डिस्टेंस मान लो r है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा। सो अब देखो F1 के वजह से जो टॉर्क रोटेशन होगा दैट विल बी इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज है। F2 के वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज है, F3 के वजह से क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा। मतलब नेट टॉर्क about O is equal to F1 into R plus F2 into R minus F3 into R is equal to 0। माइनस F3 इसीलिए क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है। सो नेट टॉर्क अबाउट O इज इक्वल टू 0 दे रखा है क्वेश्चन में। इसका मतलब F1 plus F2 will be equal to F3। So F3 is equal to F1 plus F2। क्लियर बच्चों? यस सर। लिख लिया सबने? ये तो बहुत इजी है। क्या आंसर है 10th का? सर डी। डी? क्या हो गया? क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहले पढ़ो। व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग, एल का डायरेक्शन क्या होता है? आर क्रॉस वी करोगे तो क्या हो जाएगा? रोटेट कर रहा है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट। अब ये आर हो गया और ये वी हो गया परपेंडिकुलर इसके, तो आर क्रॉस वी करोगे तो क्या निकलेगा? आर क्रॉस वी, ये आर है और ये वी है, आर क्रॉस वी अगर हम लोग करेंगे, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा आर क्रॉस वी। आ रहा समझ में ना? यस सर। लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होगा। ये तो बेसिक है। फोर्स का मतलब जो टॉर्क का, एंगुलर मोमेंटम का, ये सब का डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग ही होता है हमेशा रोटेशन में, है ना? तो एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन में मतलब एक्सिस किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। क्लियर है? यस सर। थ्योरी तुम लोग पढ़ते नहीं हो, एच वर्मा वगैरह खोल के पढ़ा करो, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, एक एक लाइन को अंडरलाइन करके पढ़ा करो, तभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद से 4 किताब 3 किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक कॉन्सेप्ट बिल्ड कहाँ से होगा? मेरे भरोसे बस कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होगा, तुम सुनोगे भूल जाओगे, जब तुम खुद पढ़ोगे और समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
Sir, 0.6 meter. सही है. Yes, sir. Fourth option. क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 3 kg is rolling on a horizontal surface with velocity 4 meter per second. So ये रोल कर रहा है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग रखा है. सो विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ये 4 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से रोल कर रहा है. सॉलिड सिलेंडर है, इसका मास 3 kg, राइट. अब ये जब आके इससे टकराएगा, है ना, इट कोलाइड्स विद हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर. सो k इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर मीटर हो गया. मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग विल बी. तो अब देखो ये एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, सो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी is equal to total final potential energy of spring, है ना. स्प्रिंग के साथ जाके टकराएगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस रोटेशन हो रहा है हाफ I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ kx², राइट. तो हम लोगों को कंप्रेशन x का वैल्यू निकालना है. हाफ दोनों तरफ से कैंसिल कर लो. mv² मतलब 3 × 4² प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का mr²/2 होता है, ठीक है. सो mr²/2 रेडियस तो इसमें देने लगता है. ठीक ठीक. mr²/2 और ओमेगा है v/r हो जाएगा इनटू v²/r² इज इक्वल टू kx². सो विच इज 200 इंटू x². ये r² है, r² कैंसिल हो गया. सो 3 × 4², so 16 × 3 48 प्लस मास 3/2 इंटू 16 करेंगे 8 is 200 x². So x² is equal to 48 plus 24 72/200, ठीक है. कट करेंगे ये 36/100 हो गया. तो x is equal to 6/10 हो गया, which is equal to 0.6 मीटर. क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir.
ना डिफिकल्ट तो है नहीं ये. Moment of inertia of a uniform circular disk is maximum about an axis perpendicular to the disk and passing through किस point के. तो moment of inertia अगर तुम A point के about निकालोगे, so moment of inertia about A is equal to mr square. डिस्क है तो mr square by 2 हो जाएगा. अब इसको जब हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से जितने डिस्टेंस शिफ्ट करेंगे प्लस ऑफ m इंटू दैट डी स्क्वायर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर बाय 2 प्लस md स्क्वायर, where d is the value, the distance between AD, CD, AC and AB. Now since AB is greater than AC is greater than AD, that means moment of inertia about B is greater than about C is greater than about D, and this is greater than about D. तो B होगा इसका आंसर, क्योंकि ये D पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है ना. D मतलब वो पॉइंट जिसका एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, नए वाले एक्सिस का पुराने एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड कर रहा है. तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. Sir, first option. Yes, sir. 2 pi. सही है. कैसे सॉल्व किया? Sir, conservation of angular momentum से. Yes, sir. देखो यहाँ पे उसी से बनेगा. A circular platform is mounted on a frictionless vertical axle. Its radius r is equal to 2 meter and its moment of inertia about the axle is 200 kg per meter square. तो circular platform है. So circular platform is mounted on a frictionless vertical axle. Its radius r is 2 meter. And its moment of inertia about the axle is 200. So I is equal to 200 kg meter square. Now it is initially at rest
A 50 kg man stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge at the speed of 1 meter per second. So there is a person, let's say यहाँ पे एक आदमी है, ये इधर चलना शुरू करता है एज के अलॉन्ग, ठीक है. इसका मास जो है इस आदमी का 50 kg है, राइट. और वो जो स्पीड से मूव करता है, दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव रिलेटिव टू द ग्राउंड. नाउ टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज, तो एक रेवोल्यूशन, जो 1 रेवोल्यूशन को ये करने में v इज इक्वल टू, अब देखो ये 50 kg है, ये 200. पहले तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग निकालते हैं, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस इज इक्वल टू, डिस्क का तो 200 है और उसके बाद mr स्क्वायर कर देंगे, ये जो आदमी का उसमें ऐड कर देंगे, तो 200 प्लस मास 50 इंटू रेडियस 2 इंटू 2, सो 200 प्लस 200 400 kg मीटर स्क्वायर. ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया. नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकल गया. और अब इसका जो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क 0 है और प्लेटफॉर्म प्लस मैन को सिस्टम मान रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखो होगा क्या, ये आदमी जब इस तरफ जाएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो डिस्क है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनिशियली सब रेस्ट पे था, इनिशियली एवरीथिंग वाज एट रेस्ट, है ना, कह रहा है ना, he was standing and this was initially at rest, both were at rest. So by conservation of angular momentum, we have initial angular momentum is 0 is equal to mvr plus of I omega. तो देखो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर है एक इधर है. एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं तो mvr माइनस आई ओमेगा कर लो, है ना, इज इक्वल टू 0. सो इससे आ जाएगा mvr इज इक्वल टू आई ओमेगा, राइट. तो mvr अगर हम लोग निकालेंगे, मास है 50, 1 इंटू रेडियस है 2 इज इक्वल टू आई ओमेगा. आई हम लोगों ने 400 निकाला है और ओमेगा हम लोग को निकालना है. तो ओमेगा वो स्पीड है जिस स्पीड से ये रिक्वाइल कर रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है. तो दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, 100/400 1/4 रेडियंस पर सेकेंड. तो ओमेगा का वैल्यू 1/4 है, राइट. ना गड़बड़ किया क्या हमने? ओह सॉरी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे नेट. तो हम लोग को ये जो है आई जो ले रहे हैं हम लोग, दिस इज ऑफ द डिस्क वी आर टेकिंग, राइट. mvr इस आदमी का तो अलग से ले रहे हैं, डिस्क का अलग से ले रहे हैं. सो दिस आई विल बी 200 हियर. सो ओमेगा इज इक्वल टू 100/200 1/2 रेडियंस पर सेकेंड. अब जब हम लोगों को ये इसका जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जिससे रिक्वाइल कर रहा है वो पता चला, और इसके वजह से जो एंगुलर वेलोसिटी है, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा मैन, आदमी का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो v/r होगा, मतलब 1/2 ये भी हो गया. अब देखो ये द पर्सन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन and this is getting recoiled in this direction, so relative angular velocity one half plus half add हो जाएगा. So this is omega of the disk plus omega of man. So this is half plus half, 1 radian per second. So this is the net angular velocity. और
टोटल जो डिस्टेंस उसको 2 पाई जाना है, राइट? तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, सो विच इज इक्वल टू 2 पाई सेकेंड्स। इसका जरूरत नहीं था टोटल एंगुलर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? लिख लिया सर। So fourth option. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg and radius 0.5 meter is free to rotate about the horizontal axis। तो एक सिलेंडर है,
और ऑफ मास 50 kg. इसका जो मास है this is 50 kg and radius r is equal to 0.5 meter. Free to rotate about the horizontal axis, a massless string is wound on the horizon around the cylinder with one end attached to it and other hanging freely. तो ऐसे एंड हैंग कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, ये रोटेट कर सकता है. Tension in the string required to produce an angular acceleration of 2 revolutions per second square. तो इसमें हम लोग को टेंशन T निकालना है जिससे कि एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेवोल्यूशन अल्फा इज इक्वल टू 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर. इसको कन्वर्ट कर लो पहले तो रेडियंस वाले इसमें, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. तो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गया अल्फा का वैल्यू. और हमें पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. सो टॉर्क क्या होगा, T इंटू आर. ये टेंशन T के वजह से जो टॉर्क होगा T इंटू दिस डिस्टेंस R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R विल गिव यू टॉर्क. I जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉलिड सिलेंडर है, mr स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अल्फा यहाँ पे 4 पाई होगी. तो अब हम लोग को T का वैल्यू निकालना है. T इज इक्वल टू, ये इसको कैंसिल करेंगे, एक रेडियस बचेगा m इंटू आर बाई 2 इंटू 4 पाई. कैंसिल हुआ, 2 पाई हो गया. सो m जो है मास 50 kg है, रेडियस 0.5 है इंटू 2 पाई. तो देखो 2 इंटू 3.14, 100 इंटू 314 डिवाइडेड बाई 2, 157 न्यूटन है. लिख लिया सबने? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए.
So first option. हाँ फर्स्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है. So ratio of acceleration for a solid sphere. So accelerations for a solid sphere, mass m and radius r, rolling down an incline of angle theta without slipping and slipping down the incline without rolling. तो दोनों केस लेना है. एक में प्योर रोलिंग वाला केस होगा और मतलब और दूसरे वाले में स्लिपिंग का केस होगा. दो केसेस कंसिडर करने हैं. तो अगर पहले वाला में अगर हम लोग a1 एक्सेलरेशन लेते हैं, ठीक है, ये रोलिंग हो रहा है, मतलब इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन दोनों होगा. जिसमें बस स्लिपिंग हो रहा है उसमें बस लीनियर एक्सेलरेशन होगा. तो अगर इसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे तो हमें पता है so ratio of acceleration for a solid sphere rolling down an incline of angle theta without slipping and slipping down the without slipping में ये लेट्स से फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है इस पे. तो ये जो नीचे की तरफ जो फोर्स होगा या इसको छोड़ दो, जो फर्स्ट वाला जो केस लेंगे इसमें mg sin थीटा के वजह से नीचे जो फोर्स होगा वो दैट विल बी mg sin थीटा. सो नेट फोर्स mg sin थीटा is ma1 and torque I into alpha so this is I into a1 by r. So this will get या इसमें सीधे mg sin थीटा माइनस f सर, ये फ्रिक्शन फोर्स F लो तो ये होता है हमारा mg sin थीटा माइनस ऑफ F इज इक्वल टू ma1 और टॉर्क जो है दिस इज इक्वल टू I अल्फा दैट इज ia1 अपॉन r इज इक्वल टू फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क है F इंटू आर. सो इससे हो जाएगा F इज इक्वल टू ia1 अपॉन r स्क्वायर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I है दिस इज, ये सॉलिड स्फीयर है मतलब 2/5 mr स्क्वायर इंटू a1 अपॉन r स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया. सो ये 2/5 ma1 हो गया फ्रिक्शन फोर्स. इसको इसमें रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे. सो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा mg sin थीटा इज इक्वल टू ma1 प्लस फ्रिक्शन माइनस फ्रिक्शन फोर्स इधर जाएगा प्लस फ्रिक्शन हो जाएगा प्लस ऑफ 2/5 ma1. सो दिस इज 7/5 ma1 इज इक्वल टू mg sin थीटा. सो इससे मास कैंसिल कर दो, a1 इज इक्वल टू 5/7 g sin थीटा. और दूसरे केस में तो सिंपली बस स्लिपिंग हो रहा है तो बस नीचे एक ही फोर्स लग रहा है दैट इज mg sin थीटा. सो दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन. सो a2 इज इक्वल टू g sin थीटा हो जाएगा. हमें रेशियो निकालना है a1 इज टू a2 का, तो a1 अपॉन a2 5/7 g sin थीटा डिवाइडेड बाय g sin थीटा.
सो ये कैंसिल हो गया. सो A1/A2 इज इक्वल टू 5/7. तो रेशियो यहाँ पे 5:7. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. इसके अलावा एक फॉर्मूला भी होता है जब भी इंक्लाइन प्लेन में नीचे बॉडी रोल कर रहा है तो एक्सेलरेशन वहां पे A1 विल बी इक्वल टू, जब प्योर रोलिंग का केस है, ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग अगर करेंगे तो ये G sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + K² अपॉन R², ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, यहाँ पे K जो है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन 2/5 R² होता है. तो ये बेसिकली G sin थीटा अगर फॉर्मूला से करें डिवाइडेड बाय 1 + 2/5 कर दो तो दिस इज 5/7. ये जो निकला हमारा 5/7 G sin थीटा डायरेक्टली यहाँ पर से आ जाता है. फिर हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. ये तो अभी किया ही था हम लोगों ने. आंसर बताओ इसका क्या होगा. तुरंत हम लोगों ने किया था. 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो जाता है. हाफ mv0² का 4 टाइम्स करोगे कितना होगा भाई? हम लोगों ने 2mv0 Sir, 2mv0 square. तो ये सब याद रखना है ना भाई. जब किया तो अभी फटाक से हो जाना चाहिए भाई. हमारा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0² है और अभी तुरंत हम लोगों ने किया कि रेडियस को हाफ करने से देखो HC वर्मा करने का क्या फायदा है पहले ये समझो. तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया HC वर्मा से. अब सेम क्वेश्चन देखो 2 बार रिपीट हो चुका है ऑलरेडी नीट में. सेम क्वेश्चन 2 साल आ चुका है. एक हम लोगों ने पहले किया 8th क्वेश्चन था और ये देखो 16 क्वेश्चन. समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो इससे जो HC वर्मा हम लोग करते हैं उससे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे सेम टू सेम क्वेश्चन आता है. कोई भी कुछ नया नहीं आएगा. कुछ अच्छा क्वेश्चन है तो उसको हमेशा सीखने की कोशिश करो. बहुत डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है, बट जहाँ पे कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीजें हैं वो सीखने की कोशिश करो. डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा. और जब तक तुमको याद नहीं रहेगी चीजें, जैसे हम 4 टाइम्स अगर याद नहीं करके रखेंगे और इतनी बार प्रैक्टिस करोगे तुमको ये सब चीज याद रहेगा तो तुमको तुरंत टिक कर लोगे. और अगर तुमने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया तुमको वहां निकालना पड़ेगा. और अगर बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किया तो निकाल भी नहीं पाओगे. राइट? तो 3 स्टेज होगा. पहले सीखना है जिससे कि तुम उसको नॉर्मली सॉल्व कर सको. उसके बाद इतने बारी सॉल्व करना है कि तुमको वो चीजें याद हो जाएं फॉर्मूला के फॉर्म में. और वो चीजें याद हो जाएंगी तो अपने आप चीजें तेजी से होने लगेंगी. मतलब तुम अगर 45 क्वेश्चन देखते हो, 45 में 15-20 तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि तुमको उनके आंसर्स पता होंगे बिल्कुल डायरेक्ट. ठीक है? तो उस लेवल का प्रिपरेशन ले जाओगे तब फिर 500 600 के ऊपर जाएगा. 600 के ऊपर जाएगा तभी फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा. आ रहा समझ में? Yes, sir. रगड़ो बच्चों, बिना रगड़े काम नहीं होगा. ठीक है? आज रात में तुमको HC वर्मा का क्वेश्चन बता देंगे कौन कौन सा तुमको अटेम्प्ट करना है. वो सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके हमको भेजोगे इस वीकेंड तक, अगले वीकेंड तक. उसके अलावा Okay, sir. PPP भेजेंगे, उसमें करीब 106 क्वेश्चन है रोटेशन पे ही, उसको भी करोगे. ठीक है? Okay, sir. 3-4 महीने एकदम जोर लगाओ, जोर से. अभी जो है ना स्कूल में भी थोड़ा कम काम सब होगा और ज्यादा काम नहीं होगा. तो यू नीड टू यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली. ठीक है? Okay, sir.
4 months इज वेरी क्रूशियल फॉर योर प्रिपरेशन. तुमको होना नहीं होना यही 4 महीना डिसाइड करेगा. 4 महीने रगड़ के काम करोगे ना तो अपने आप हो जाएगा. उसके बाद कोई नहीं रोक सकता तुम्हें. ठीक है बच्चों? Okay, sir.